नमस्कार, डी लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ओनल और आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की मैनेजिंग कमेटी की बैठक इस बार कई मायनों में सबसे अहम होगी। बुधवार को इंदौर में होने वाली इस बैठक में होलकर स्टेडियम में होने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट मुकाबले की तैयारियों को लेकर पदाधिकारी मंथन तो करेंगे ही, साथ ही एमपीसीए के सालाना बजट को लेकर भी बैठक में चर्चा होगी। खास बात तो यह है कि मैनेजिंग कमेटी के सामने जो बैलेंस शीट पेश की जाएगी वो 1.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के घाटे की है, जिसे लेकर बैठक में गहमागहमी भी देखने को मिल सकती है। एमपीसीए की मैनेजिंग कमेटी की बैठक बुधवार को इंदौर में एक निजी होटल में होने जा रही है। ये बैठक इस बार इसलिए भी सबसे खास मानी जा रही है क्योंकि बैठक में इस बार होलकर स्टेडियम में इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले मैच को लेकर कई अहम बिंदुओं पर मंथन होगा। एमपीसीए चेयरमैन ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में होने वाली इस बैठक में होलकर स्टेडियम की तैयारियों की भी बात होगी और पदाधिकारी भी इस बैठक में अपनी बात रखेंगे। साथ ही मैनेजिंग कमेटी के एजेंडे में ऑडिट रिपोर्ट और आने वाले साल के बजट जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। देखिए, जहाँ तक जितने भी एमपीसीए के मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग्स होती है वो महत्वपूर्ण ही होती है। हालांकि ये जो मीटिंग है उसमें जो मेन फोकस है वो पिछले साल के ऑडिटर्स रिपोर्ट, फिर ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और आने वाले साल के जो बजट है उसके लिए है। वनडे मैच के लिए हम लोग भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि उसकी जो तारीख है वो एक बार बीसीसीआई की तरफ से अनाउंस हो, तो यकीनन इस मीटिंग में उस मुद्दे के ऊपर चर्चा हो सकती है। पर जो मेन एजेंडा का जो फोकस है वो पिछले साल के अकाउंट्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट और आने वाले साल का बजट है। मैनेजिंग कमेटी की इस बैठक में सबकी निगाहें बैलेंस शीट पर लगी रहेंगी क्योंकि इस बार जो बैलेंस शीट पेश की जाएगी वो करीब 1 करोड़ 78 लाख रुपए के घाटे की होगी। एमपीसीए के सदस्य भी घाटे की इस बैलेंस शीट को लेकर हैरानी जता रहे हैं। हालांकि एमपीसीए पदाधिकारियों की माने तो बीसीसीआई की तरफ से हर साल मिलने वाली सब्सिडी इस साल कम मिली है, जिसका असर इस बार ऑडिट रिपोर्ट में भी देखने को मिला है। एक्चुअली इसको घाटे की बैलेंस शीट नहीं कह सकते हैं। जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो स्टेटमेंट होता है उसमें डेप्रिसिएशन का एक कंसेप्ट होता है, तो पोस्ट डेप्रिसिएशन देयर इज अ डेफिसिट, इट इज़ नॉट अ केस ऑफ कैश लॉस। तो इसकी मेन वजह वही है कि जो बीसीसीआई की तरफ से जो हमें सब्सिडी मिलती है वो इस साल के लिए सभी एसोसिएशंस को थोड़ी सी कम आई हुई, और इसके बारे में जो जानकारी जो हमको प्राप्त हुई थी वो काफ़ी बाद में बात हुई थी पिछले फाइनेंशियल ईयर के इसमें। तो ये कोई मतलब बहुत बड़ी या एक रिकरिंग उपलब्धि नहीं रहेगी इसमें। वहीं ग्वालियर में बनाए जा रहे स्टेडियम को लेकर भी मैनेजिंग कमेटी की बैठक में इस बार कई महत्वपूर्ण निर्णय हो सकते हैं। ग्वालियर स्टेडियम के लिए बनाई गई समिति इस बैठक में अपनी रिपोर्ट भी पेश करेगी। देखिए, एमपीसीए का जो ग्वालियर में स्टेडियम बनाने का जो कार्य है उसके लिए एक अलग से समिति गठित की हुई है। वो समिति का काम अच्छे पेस में चल रहा है। वहाँ की जो ज़मीन है उसका लैंड डेवलपमेंट का काम, लैंड लेवलिंग का काम पूरा हो चुका है, और अब आने वाले कुछ महीनों में वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है वो भी शुरू हो जाएगा। इसके बारे में जानकारी मैनेजिंग कमेटी को हम लोग लगातार देते रहते हैं, तो वैसे इस बार भी वो इन्फॉर्मेशन पास हो। एमपीसीए की बैलेंस शीट इस बार इसलिए भी चर्चाओं में है क्योंकि एमपीसीए के 100 करोड़ के फिक्स्ड डिपॉजिट के बावजूद घाटा कैसे हुआ, ये सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में एमपीसीए मैनेजिंग कमेटी की बैठक इस मामले को लेकर भी गहमा-गहमी का माहौल नजर आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज। बॉलीवुड सेलेब्स आजकल छोटे पर्दे की ओर रुख कर रही हैं। इसी के चलते बॉलीवुड स्टार अनुपम खेर द अनुपम खेर शो कुछ भी हो सकता है कि दूसरे सीजन के साथ कलर्स चैनल पर लौट रहे हैं। मंगलवार को इंदौर आए अनुपम खेर ने भी डी लाइव न्यूज से खास बातचीत की। द अनुपम खेर शो कुछ भी हो सकता है का दूसरा सीजन जल्द ही कलर्स पर शुरू होने जा रहा है। इस सीजन में वर्सेटाइल एक्टर अनुपम खेर 13 बॉलीवुड हस्तियों को दर्शकों से रूबरू करवाएंगे और उनके जीवन से जुड़े कुछ खट्टे मीठे पलों को भी दर्शकों के सामने लाएंगे। इन बॉलीवुड कलाकारों में प्रियंका चोपड़ा, अनिल कपूर, वहीदा रहमान, सोनू निगम, माधुरी दीक्षित और गुलजार जैसी हस्तियां शामिल हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द अनुपम खेर शो कुछ भी हो सकता है के सीजन 2 में। मैं जानता हूं कि प्रेस वाले
ताली नहीं मारते हैं, अगर मारते तो कुछ भी हो सकता है। देखें सर आप बिना छोटे पर्दे की ओर रुख करने की बात पर अनुपम खेर बोले कि जब अमिताभ जैसे महानायक टीवी पर आ सकते हैं तो कोई भी आ सकता है। 27 बरस जेल में रहने के बावजूद अगर नेल्सन मंडेला उसी देश का राष्ट्रपति बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है, और अगर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन सकती है तो कुछ भी हो सकता है। मीडिया से चर्चा के दौरान अनुपम खेर ने अपनी जिंदगी से जुड़े कई पहलुओं को भी छुआ। उन्होंने बताया कि करियर के शुरुआती दौर में किस कदर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान अपने दादाजी को खत लिखने का किस्सा भी उन्होंने साझा किया। तो यस बट व्हाई? अंग्रेज नर्स ने फिर मेरी मां से पूछा कि मिसेस खेर यू आर जस्ट 19, यू विल हैव मेनी मोर चिल्ड्रन, इजंट दैट राइट? मां ने फिर पिताजी की तरफ देखा, पिताजी ने थोड़ा और अकड़ के जवाब दिया, यस बट व्हाई? फिर अंग्रेज नर्स ने कहा मेरी मां से कि मिसेस खेर आई डोंट हैव एनी चाइल्ड, आई डोंट हैव एनी चाइल्ड, कैन आई प्लीज अडॉप्ट योर सन, प्लीज 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 कैन आई अडॉप्ट योर सन? मां ने पिताजी की तरफ देखा, पिताजी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी देखकर दंग रह गए। किसी अंग्रेज को गिड़गिड़ाते उन्होंने पहली बार देखा था, मतलब मैं दुनिया में कदम रखते डिमांड में आ गया। तो अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। मीडिया से भरे हॉल में अनुपम खेर ने डी लाइव न्यूज से गुफ्तगू की और अपने शो के बारे में बात की। नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो द अनुपम खेर शो, कुछ भी हो सकता है। अनुपम जी इस वक्त मेरे साथ है। अनुपम जी से 2 बार मुलाकात होना ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता है, और द अनुपम खेर शो का दूसरा सीजन आना ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। लेकिन ये दोनों चीजें हो रही है। मैं अनुपम जी से दूसरी बार मिल रही हूँ और अनुपम खेर शो का दूसरा सीजन भी आ रहा है। तो सर हम देखते हैं जैसे नच बलिए दोबारा आया तो ये नच में टू मच आया, अभी झलक दिखलाजा वापस आ रहा है तो झलक रिलोड आ रहा है। तो इस बार अनुपम खेर शो में क्या नया है? सच्चाई के लिए कोई नई चीज़ आने की ज़रूरत नहीं है, सच्चाई को किसी दिखावे की ज़रूरत नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि जिन शोज़ के आपने नाम लिए उनमें दिखावा है या सच्चाई नहीं है, मगर मेरा शो माँ के खाने की तरह है जिसका टेस्ट हमेशा अच्छा ही रहता है, क्योंकि हम सच की बात करते हैं, हम इंस्पिरेशन की बात करते हैं, हम लोगों को जागरूक करने की बात करते हैं, हम लोगों की कहानियाँ, क्योंकि पूरा शो जो है सच पर आधारित है। जो भी सेलिब्रिटीज आते हैं वो अपने जीवन की कहानियां वो दोहराते हैं जिनसे वो गुजर चुके हैं, वो फैब्रिकेट नहीं करते हैं। तो इसलिए नया कुछ नहीं लेके आया हूँ, कुछ नए सूट पहने हैं मैंने और दैट्स ऑल। बाकी कहानियां और लोग डिफरेंट हैं, इसलिए इंस्पिरेशन डिफरेंट। सर आमतौर पर देखा जाए कि जब कोई जर्नलिस्ट किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेता है तो वो इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं, इतना खुलकर बात नहीं कर पाते हैं। तो क्या फ़र्क हो जाता है जब एक सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेता है और जब एक जर्नलिस्ट किसी सेलिब्रिटी का? एक एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट होता है ना जी। अगर मेरे 30 साल से या 31 साल से मुझे वो देख रहे हैं और मेरे लाइफ को भी उन्होंने स्टडी किया, मैं उनके साथ काम किया हूँ, तो इट्स ईजी टू ट्रस्ट। यू विल ट्रस्ट योर सिस्टर और योर ब्रदर मोर देन द नेबर्स सन और देयर डॉटर। सो इट्स एज सिंपल। सर आप इंटरव्यू लेते भी हैं, आप जॉब कर रहे हैं, मैं पैशन से बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल सर, आप इंटरव्यू लेते भी हैं, आपके भी इंटरव्यू ले जाते हैं। तो अनुपम खेर कहाँ ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, इंटरव्यू देते हुए या इंटरव्यू लेते हुए? इस शो में तो मैं बिल्कुल उनसे बातचीत करते हुए ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ अनुपम खेर, जिन्होंने हमें बताया कि अपने शो पे बातचीत करते हुए ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और अनुपम खेर को इंटरव्यू देने में नहीं, इंटरव्यू लेने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो फिलहाल अनुपम खेर जी ने अपने शो से जुड़ी कुछ बातें हमारे साथ शेयर की। मैं हूँ साक्षी शर्मा, कैमरा पर्सन पलाश राठौर के साथ, डी लाइव न्यूज़ इंदौर। इंदौर के कलेक्टर कार्यालय में हर मंगलवार की तरह इस मंगलवार को भी जन सुनवाई में शिकायतों का अंबार लगा रहा। इस बार जन सुनवाई में झोपड़ों में रहने वाले लोग बड़ी संख्या में पहुंचे, जिन्हें अतिक्रमण मुहिम के तहत हटाया जा रहा है। वहीं वे लोग भी पहुंचे जिन्हें शासन की ओर से घर तो मुहैया कराए ही गए, लेकिन अब उन्हें 1200 रुपए प्रतिमाह भरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कलेक्टर पी नरहरी की मौजूदगी में हुई जन सुनवाई में एक मजदूरी करने वाला युवक भी पहुंचा, जिस पर कोर्ट ने उसके पत्नी के भरण पोषण के लिए 3500 रुपए का आदेश दिया है। युवक पेट की बीमारी से पीड़ित होने के साथ रोजाना 135 रुपए ही कमाता है। ऐसे में वो अपनी पत्नी को कैसे रुपए दे, इसके लिए उसने यहाँ आत्महत्या करने की धमकी भी दी। युवक ने अपने ससुर पर उसकी जमीन हथियाने का भी आरोप लगाया है। 135 रुपए के लगभग रोज कमाता हूँ सर, और मुझे 3500 रुपए महीने का भरण पोषण का नोटिस दिया गया। विवाद कुछ भी नहीं हुआ साहब, उनके घर वाले उसको भेजना नहीं चाहते और मैं लेने जाता हूँ तो मेरे साथ मारपीटी करते हैं।
वहीं यहाँ एक NSUI नेता भी पहुंचा जो कॉलेज ऑफ डिजाइन में फर्जी तरीके से चल रहे कोर्स को लेकर शिकायत करने पहुंचा। NSUI नेता सरफराज अंसारी का कहना था कि राजा मानसिंह यूनिवर्सिटी कला के कोर्स करवाती है, लेकिन कॉलेज ऑफ डिजाइन फर्जी तरीके से यूनिवर्सिटी के नाम पर ये कोर्स करवा रहा है। NSUI नेता ने दबी जुबान में कांग्रेस नेताओं से मिल रही धमकियों के बारे में भी बताया। कॉलेज ऑफ डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज है, ये राजा मानसिंह यूनिवर्सिटी के नाम से चला जा रहा है। ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी सिर्फ संगीत और कला के कोर्सेज कराती है, इसके अलावा कोई कोर्सेज नहीं कराती। वहाँ के जिस दिन हमने प्रदर्शन करा था उस दिन हमने कुलपति से पूछ भी लिया था कि ये आपके नाम से ये कोर्सेज चला रहा है, तो उन्होंने बोला हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। इस मामले में हम DIG ऑफिस, IG ऑफिस और शिक्षा विभाग नरेंद्र नाकर जी को भी शिकायत कर चुके हैं, इसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब सप्ताह भर हो चुका है, इसके माध्यम से हमें कलेक्टर साहब को जनसुनवाई में आना पड़ा। वहीं कलेक्टर कार्यालय में देपालपुर में रहने वाले ग्राम मेठवाड़ा कांकड़ के रहवासी पहुंचे। यहाँ बच्चे भी पहुंचे थे जो हाथ में स्लेट लिए खड़े थे, जिस पर CM शिवराज और कलेक्टर से गुहार लिखी हुई थी। रहवासियों का कहना था कि इस क्षेत्र में 150 से अधिक मकान हैं जिन पर अतिक्रमण किया जा रहा है। वे यहाँ पर 20 सालों से रह रहे थे। यदि अतिक्रमण में और मकान भी तोड़ दिए जाते हैं तो वे कहाँ जाएंगे। मजदूर कर को हमने मकान बनाया, टापरी बनाया, और गड्ढा ही बहुत सारा था। उसके बाद में हमने रहने की व्यवस्था करा है और अब हमको गरीब गुरबा को यहाँ पे आके मकान तोड़ रहे हैं हमारा। ये मेठवाड़ा काकड़ पे सर, मेठवाड़ा काकड़, देपालपुर तहसील। वो आके बता रहे कि सरकारी मकान है सर, बोले वो आज तक हम तोड़ दिया है। वहीं नैनोद कॉलोनी के नए बसरे में राज्य शासन द्वारा बनाई गई मल्टी में मकान के लिए अब शासन उनसे 1200 रुपए किश्त मांग रहा है। साथ ही उनके मकान के अन्य बिल भी अधिक आ रहे हैं। मल्टी में रह रहे रहवासियों का कहना था कि वे जैसे तैसे अपना गुजर बसर करते हैं, ऐसे में किश्त चुकाना उनके बस में नहीं है। वे फिर से कलेक्टर से आज उनके झोपड़ों को वापस करने की मांग को लेकर पहुंचे थे। झोपड़ी में रहते थे, हमको दिया गया है नैनोद कॉलोनी नए बसरे में मकान, जो कि मल्टी बना के दिए सरकार द्वारा। उन्होंने हमसे आप किस्त भी मांग रहे हैं, 26 हजार रूपए बिल आ रहे हैं, 25,000 बिल आ रहे हैं। अब बोल रहे हैं 12,000 रूपए एडवांस भरो, उसके बाद आपकी 1200 रूपए महीने की किस्त भराएगी। ये लोग हम लोग जो भी है बर्तन मांजते हैं, कोई पन्नी बिनने जाता है, और ये लोग 50-60 रूपए 100 रूपए रोज का कमाते हैं। ये इतना कहाँ से भरेंगे। दोनों ही जगह के रहवासियों की कलेक्ट्रेट में भीड़ लग गई, जिसके कारण पुलिस को भी इन्हें काबू करने में मशक्कत करना पड़ी। वहीं कलेक्टर P नरहरी ने सभी मुद्दों को जल्द सुलझाने की बात कही है। आज जनसुनवाई में विशेष रूप से जो राजस्व संबंधित, विशेष रूप से कोऑपरेटिव सोसाइटीज से संबंधित जो पुराने मामले हैं उससे संबंधित इश्यूज आए हैं। इसके अलावा कुछ ट्रस्ट से संबंधित मामले भी आए हैं। इसके तारतम्य में बताना चाहूँगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित एक वरीयता सूची से संबंधित इशू विगत 2 महीने से मेरे सामने आ रहा था, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो DRCS हैं उनके यहाँ प्रक्रिया में जटिलता की वजह से वरीयता सूचियां बनना नहीं हो पा रहा था। इसके संदर्भ में ADM दीपक सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, जिसके अंतर्गत राज्य शासन की तरफ से जो वरीयता सूचियां बनाने के संदर्भ में जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसमें एक प्रक्रिया निर्धारण करना और सरलीकरण करना, जिससे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जो वरीयता सूची नहीं बन पा रहे थे उसका सरलीकरण हो। और मुख्य रूप से ये IDA से संबंधित जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उसी के लिए है। ये जन सुनवाई में लगातार आवेदकों की भीड़ बढ़ती जा रही है, जिसमें सभी प्रकरणों पर गंभीर रूप से कार्रवाई करना कलेक्टर के सामने चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, D-Live न्यूज। बिग बॉस के कंटेस्टेंट और नच बलिए के हॉटेस्ट जोड़ी उपेन पटेल और करिश्मा तन्ना नच के फाइनल में पहुंच गए हैं। मंगलवार को इंदौर पहुंची इस जोड़ी ने D-Live से विशेष बातचीत की और अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। अपनी नच की जर्नी से दोनों संतुष्ट नजर आए।
जैसा कि फ्रेंड्स हम देखते हैं कि कई सारे रियलिटी शोज़ रोज़ प्राइम टाइम में आप सभी के टेलीविजन स्क्रीन्स पर फ्लैश होते हैं और आप सभी उनको एंजॉय करते हैं, लेकिन बहुत कम शोज़ ऐसे होते हैं जो टू मच के साथ आते हैं। तो इसी तरह आया था नच बलिए टू मच। तो उपेन एंड करिश्मा, स्ट्रेट अवे फ्रॉम द नच सेट आई हैव द हॉटेस्ट जोड़ी उपेन एंड करिश्मा। तो उपेन एंड करिश्मा नच बलिए टू मच का हिस्सा बन के कैसा लग रहा है? आई मीन दिस वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस जितने भी इसके सेशंस थे। हम लोग आई थिंक जितने भी शोज़ उठाते हैं वो डेफिनेटली या तो एक्सटेंड हो जाते हैं या तो टू मच होते हैं। जैसे कि बिग बॉस था, एक्सटेंड हो गया था, और ये भी नच बलिए जो है वो 2 हफ्ते एक्सटेंड हो गया और टू मच जोन आ गया है। पिछले जितने भी नच बलिए 6 सीजन्स थे उसमें सिर्फ डांस था, और ये अकेला ऐसा सीजन है जहाँ नच के साथ नच बलिए टू मच भी है, जहाँ आपको गेम्स भी खेलनी है अपने पार्टनर के साथ, लव गेम्स खेलनी है, और आप कितने कंपैटिबल हो और आप कितने समझते हो अपने पार्टनर को, कितने अंडरस्टैंडिंग हो, वो सब कुछ इसमें हमने दिखाया। एंड एट द सेम टाइम डांस भी किया। तो आई थिंक मेरी जर्नी काफ़ी अच्छी रही। राइट उपेन? उपेन आप क्या कहेंगे नच बलिए टू मच के बारे में? एक्चुअली टू मच नहीं, 3 मच 20 मच है। नच की सफर बहुत अच्छी रही है। मैं बहुत खुश हूँ कि ये सीज़न अच्छा गया हमारे लिए, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। हमने बहुत मेहनत किया, शायद वो कैमरे पे दिखता नहीं है क्योंकि हमको सिर्फ 2 दिन मिलते हैं एक एक्ट सीखने के लिए, उसके ऊपर रियलिटी भी करना है, लव चैलेंज भी करना है। बट इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस और हम और नज़दीक आ चुके हैं, हमारा रिलेशनशिप का फाउंडेशन और स्ट्रॉन्ग हो चुका है। एंड आई थिंक इस फना तक पहुँचेंगे, हम जीत सकते हैं तो अच्छी बात होगी, यू नो। उपेन एक नॉन प्रोफेशनल डांसर हैं आप, और कितना लगता है कि नच बलिए ने कितना इम्पोर्टेंस दिया है आपकी लाइफ में टू शिफ्ट टुवर्ड्स द प्रोफेशनल डांसर? आई थिंक मैं हमेशा आई एम वेरी कम्पिटिटिव पर्सन, एंड आई थिंक जब मैंने नच शुरू किया आई वाज अ नॉन डांसर, बट आई थिंक 12 हफ्ते के बाद आई कैन से मैं डांसर प्रोफेशनल, मुझे नहीं पता नहीं मगर मैं डांस कर सकता हूँ, अलग अलग जॉनर्स कर सकता हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ। एंड आई थिंक मैं करिश्मा को थैंक यू बोलूँगा क्योंकि इसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, वेरी पेशेंट विद मी, एंड कि वो बहुत अच्छी डांसर है, बहुत जल्दी पिकअप करती है, एंड मुझे बहुत वक्त लगता है, तो आई थिंक आई डेफिनेटली लर्न डांस। जैसे करिश्मा इन्होंने बताया कि आप तो अच्छी डांसर हैं और इनको थोड़ा स्टेप सीखने में टाइम लगता है, तो कभी क्या ऐसे रिहर्सल्स में ऐसा होता है कि आप उपेन से इरिटेट हो जाते हो, उपेन तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, ये स्टेप तुमको इतना ईजी है, तुमको आ क्यों नहीं रहा है? ऐसी सिचुएशंस कभी बनती है? कभी कभी हुआ है, पर ज़्यादा करके हमारे जो कोरियोग्राफर्स है वो ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को ना बोले तो आई थिंक बेटर होता है, और कोरियोग्राफर का वो जॉब होता है कि वो समझाए मुझे या तो समझाए उपेन को। पर कभी कभी अगर नहीं आता है तो मैं समझा देती हूँ कि ऐसा करना चाहिए, और कभी कभी मुझे नहीं आता है तो वो मुझे समझाते हैं कि नहीं ऐसे करो वैसे करो, क्योंकि ट्रिक्स कभी उठाना होता है तो उनको ही मेरी बॉडी समझ में आती है कि कहाँ से पिक चाहिए, कहाँ से पिकअप चाहिए, कहाँ से वेट देना है एंड ऑल ऑफ दैट। तो हम लोग आई थिंक काफ़ी इंटरेक्शन करते हैं और मैनेज कर लेते हैं कैसे भी डांस करना। करिश्मा, नेशनल टेलीविज़न पे किसी भी लड़की के लिए उसके लाइफ से जुड़ा इवेंट होना, लाइक जैसे आपकी एंगेजमेंट हुई, बहुत ही ज़्यादा लविंग होता है, बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड होता है किसी भी लड़की के लिए, तो कैसी फीलिंग आई आपको कि नेशनल टेलीविज़न पे जहाँ सारी दुनिया ने आपकी एंगेजमेंट होते हुए देखा, कितना सरप्राइज एलिमेंट था उसमें आपके लिए? बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज था, क्योंकि उस वक्त जब आप नच बलिए के घर में थे तो फ़ोन्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं थे, और पता नहीं उपेन ने कैसे फ़ोन लिया टीम के पास, और 2 हफ्ते वो बोल रहा है कि फुल प्लानिंग कर रहा था, अपनी फैमिली को के साथ बात कर रहे थे, और मेरे लिए रिंग ली उन्होंने, और मेरी फैमिली से बात कर रहे थे, और चैनल के साथ बात कर रहे थे, तो कैसे जैसे करके उन्होंने जो प्लान किया है वो बहुत ही खूबसूरत प्लान किया है। एंड आई थिंक एक किसी भी लड़की का एक सपना होगा कि उनकी एक ग्रैंड इवेंट हो उनकी लाइफ में, जहां उनका जो पार्टनर है वो उनके लिए बहुत ही खूबसूरत एफर्ट बनाए, बहुत ही खूबसूरत जेस्चर करे। तो आई थिंक उपेन ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल जेस्चर किया है, जहाँ मेरी फैमिली इन्वॉल्व है, उनकी फैमिली लंदन से इन्वॉल्व है, छोटे छोटे बच्चे आए थे, पूरा सेट इन्वॉल्व था सिवाय मेरे, और जैसे मुझे पता चला तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। दैट्स रियली ब्यूटीफुल। और टेलीविजन स्क्रीन पर सारी लड़कियां दे लाइक ओह वाओ, एंड सब यही चाहती है कि उनके साथ भी उनका पार्टनर कभी ऐसा करे, लेकिन बहुत सारे लव चैलेंजेस हुए ओपन, कई सारे लव चैलेंजेस में आप दोनों इमोशनल भी हुए। मुझे याद है वो वाला लव चैलेंज कि जब आपको कन्फेस करनी थी चीज़ें तो उसमें भी इमोशनल कुछ टकरार हुई और कुछ आप लोगों को और करीब लेके आए लव चैलेंजेस। तो कौन सा ऐसा लव चैलेंज था जो आपके सबसे ज़्यादा करीब है एंड यू एंजॉयड इट द मोस्ट? मैं सच बोलूँगा कि हम एक बहुत नॉर्मल कपल है। हमारे बीच में भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, इट्स वेरी नेचुरल इन रिलेशनशिप। एंड आई थिंक कभी कभी जो नच के जो लव चैलेंजेस हैं, ये चैलेंजेस
आपको बहुत नज़दीक लाते, क्योंकि आपको सिखाते कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कभी कभी आपको लगता है छोटी चीज़ है तो आप बोलते नहीं हो, किसी और के लिए बड़ी चीज़ हो सकती है। तो आई थिंक हर लव चैलेंज बहुत बड़ा था हमारे लिए और हमको हमेशा नज़दीक लाते थे। जैसे मेरा फेवरेट है जब हमने उसको एक टायर चेंज करना था, और एंड वो सिर्फ मेरी इंस्ट्रक्शन सुन के कर सकती थी। तो एक कम्युनिकेशन का हुआ था, बीच में डांस करना था, बट एक कम्युनिकेशन का, क्योंकि उसके बाद मैंने सोची कि हम उस लव चैलेंज हार गए, मगर कुछ और सीखा कि जब हम बात करते, कुछ प्लान करते, तो हम कुछ अचीव कर सकते हैं साथ में, सिर्फ बातें करके। करिश्मा, सेम क्वेश्चन, आपके कौन सा लव चैलेंज था जिसको आपने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया और आपको बहुत ही क्यूट वाली फीलिंग है? मुझे पता है, पर मैं बोलना चाहूँगी, मुझे डोनट गिर गया वो वाला मुझे डोनट वाला जो टास्क था, जहाँ बीच पर वो उठा रहा है पिगी बैंक की तरह और वो भाग रहे हैं, मुझे वो बहुत फनी लगा, क्योंकि हम दोनों गिर गए थे। उपेन आप नहीं गिरे थे, हम दोनों गिर गए थे, फिर भी मैं सेकंड आया। हाँ, फिर भी जैसे गिर के हम लोग आगे आगे बढ़े और हमको डोनट खाना था, वो बहुत ही फनी था। आई थिंक सबसे फनी मुझे लगा, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा हंस रही थी, क्योंकि जब मैं खुद गिरती हूँ ना रियल लाइफ में, मुझे बहुत हंसी आती है। और मुझे लगा मैंने करिश्मा को गिराया, अभी मैं हार नहीं सकता। मुझे पता नहीं कैसे जोश आया मेरे अंदर, क्योंकि सब आगे थे और वो गिर गए। मुझे लगा अभी मैं हार नहीं सकता, क्योंकि सब अपने बलिए के साथ है। जी। तो मैं कैसे अपने बलिए के साथ होना एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है डेफिनेटली। लेकिन अब आप लोग फाइनल्स में आ गए नच बलिए का, और अब तो आपके पास लव पावर भी नहीं है, सिर्फ डांस पावर, नच पावर आपके पास बचा है। तो कौन सी जोड़ी है जो सबसे ज्यादा अपने लेवल की कम्पीट करने लायक आपको लगता है? पावर नहीं, सिर्फ ऑडियंस पावर है, अभी फैन पावर है। सच बोलेंगे तो कौन सी जोड़ी आपको लगता है कि जिसका फैन फॉलोइंग शायद आपसे ज्यादा हो सकता है, कि आपको ऐसा लगता है कि उससे आपकी टक्कर हो सकती है? एक्चुअली मैं सच बोलूँगा, एंड दिस इज द ट्रूथ, आई थिंक वी बिन बिग बॉस करके हम काफ़ी पॉपुलर हो चुके हैं, लोग हमारी जोड़ी पसंद करते हैं। तो फैन फॉलोइंग वाइज आई डोंट थिंक मुझसे करिश्मा के किसी के पास है ज़्यादा हमसे, बट शो के हिसाब से आई थिंक मेरे सजीशा बहुत अच्छे डांसर्स है, दैट वे दे वेरी गुड, बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि हमने कोशिश की हर हफ्ते कुछ नया देखने के लिए। आई थिंक नच बलिए इज डांसिंग विद योर पार्टनर, और आप कितना बढ़ते शो में, तो हम डांस दिखा के हर हफ्ते हम कुछ अच्छा करते हैं, कुछ नया करते हैं। आई थिंक दैट्स आवर USP, कि आई वर्क हार्ड एंड शी इज टैलेंटेड, तो ये हमारा USP है। और हम काफ़ी बार टारगेट भी हुए हैं, तो फिर भी हम लोग स्ट्रॉन्ग कपल की तरह निकले। हम लोग ऐसे मायूस नहीं हो गए। ऑफ कोर्स दुख होता है कभी कभी, क्योंकि थोड़ा सा टारगेटेड फील करते हैं, पर फिर भी हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग है इंटरनली। तो नच बलिए की जर्नी ये भी काफ़ी थी कि आप कैसे एक दूसरे के साथ हमेशा रहते हो। ऑफ कोर्स आप लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही क्यूट कपल है, हॉटेस्ट कपल है। तो करिश्मा, उपेन आज आप इंदौर आए हैं नच बलिए सीजन्स के चलते, तो क्या आप सभी इंदौर के आपके जो फैंस हैं उनसे कहना चाहेंगे, क्या एक अपील करना चाहेंगे? प्लीज़ इंदौर उपेन और करिश्मा को वोट करो। हम लोग फिनाले तक पहुंच गए हैं, बहुत मेहनत की है हमने, और आपकी वजह से ही हम जीत पाएंगे ये ट्रॉफी। तो फैंस और इंदौर की जितनी भी जनता है, मुझे और उपेन को वोट करिए। आपको सिर्फ मिस कॉल देना है ऑन 1800-274-1006 1800-274-1006। प्लीज वोट फॉर अस, प्लीज इंदौर। नहीं, हमारा इंदौर बहुत ही लविंग है, ऐसा सभी लोग आते हैं तो कहते हैं इंदौर की जनता बहुत ही प्यारी है और वो सबसे बहुत प्यार करती है। तो डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू वोट फॉर करिश्मा एंड उपेन। तो ये थे हमारे साथ नच बलिए की और आज के दौर की हॉटेस्ट जोड़ी करिश्मा एंड उपेन, जिन्होंने अपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आप सभी के साथ शेयर किए। मैं हूँ साक्षी शर्मा, कैमरा पर्सन पलाश राठौर के साथ, D-Live न्यूज़ इंदौर। अपने पति की मौत की खबर सुनते ही पत्नी ने भी आत्महत्या कर ली। बेहद ही भावुक कर देने वाली ये दास्तां है इंदौर की, जहां पति की लंबी आयु की प्रार्थना करने मंदिर पहुंची पत्नी को जैसे ही पति की मौत की खबर मिली तो उसने भी जहर खाकर जान दे दी। साथ जीने मरने की कस्में प्रेमी जोड़े खाते हैं और कई तो ऐसी कस्में मजाक में ही खा लिया करते हैं। लेकिन आज आपको एक ऐसी दास्तां सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका दिल भी भर आएगा। कहते हैं पति पत्नी का संबंध अटूट होता है, ये संबंध 7 जन्मों का होता है और दोनों के बीच बेहद प्यार भरा रिश्ता भी होता है। शायद यही बात साबित करने के लिए एक पत्नी ने पति की मौत की खबर सुनते ही अपनी जीवन लीला पर भी विराम लगा दिया। मामला एरोड्रम थाना क्षेत्र के गांधीनगर का है, जहां पार्वती गौड़ के पति रमेश चंद्र गौड़ को पिछले 8 सालों से ब्रेन हेमरेज था। उनका लगातार इलाज किया जा रहा था, लेकिन आज उनकी मौत हो गई। जैसे ही ये खबर पत्नी पार्वती को मिली, वैसे ही पार्वती ने भी जहरीला पदार्थ खा लिया। घटना ये हुई थी कि मेरे फूफा जी हैं और मरने वाली मेरी बुआ है। मेरे फूफा जी यहाँ पे भर्ती थे करीबन 2-4 दिन से। क्यों भर्ती हुए? उनको ब्रेन हेमरेज था और प्लस उनको मतलब उनकी सूझ बूझ भी मतलब काम नहीं कर रही थी, माइंड वगैरह तो मतलब काम कर ही नहीं रहा था वो, उस वजह से ICU में भर्ती था। फिर क्या हुआ? और उसके बाद में जब कल शाम को उनकी डेथ हुई तो बुआ मतलब मंदिर वगैरह जाने करने का था बुआ को,
तो बुआ को जब ऐसा पता लगा तो उन्होंने पॉइजन वगैरह खा लिया। एक पति के बाद पत्नी द्वारा इस तरह खुदकुशी करने की खबर जैसे ही गांधीनगर पहुंची, आसपास रहने वाले परिवार सदमे में आ गए। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ये पति इनके रमेश, ये कोई बीमारी के कारण एमवाई अस्पताल में भर्ती थे। तो भर्ती के दौरान, वो इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई कल दिनांक को। और कल उन्हीं के टेंशन में आके ये पार्वती बाई, पति की मौत की खबर के साथ ही पत्नी द्वारा खुदकुशी करने का मामला पति पत्नी के अटूट रिश्ते की एक बानगी दे गया, जिसे सुनकर क्षेत्र का हर शख्स आहत भी हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, टी लाइव न्यूज। इंदौर में एक लड़की को अपने ग्रुप में जोड़कर अश्लील मैसेज भेजना एक युवक समेत 3 युवतियों को भारी पड़ गया। पुलिस ने सभी को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। पूरी कार्रवाई वी केयर फॉर यू में शिकायत के बाद की गई। व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर अश्लील मैसेज, युवती के पिता ने देखे मैसेज, परिजनों ने की वी केयर फॉर यू पर शिकायत। 3 युवतियां और एक युवक हिरासत में। 3 लड़कियों और एक लड़के को व्हाट्सएप के एक ग्रुप पर अश्लील मैसेज कर युवती को परेशान करना भारी पड़ गया। दरअसल अनूप नाम के युवक से 3 युवतियों ने अश्लील मैसेज करवाए। इन तीनों युवतियों के कहने पर ही अनूप ने एक लड़की को अपने ग्रुप में जोड़कर अश्लील मैसेज किए थे। जैसे ही ये बात पीड़िता के परिजनों को पता चली, उन्होंने वी केयर फॉर यू की शरण ली, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 लड़कियों के साथ ही अनूप नाम के युवक को गिरफ्त में ले लिया। लड़कियों ने ग्रुप बनाया था, 2 ग्रुप थे, वो एक दूसरे को मैसेज करते थे। मैसेज का तरीका घटिया था, बहुत घटिया लैंग्वेज थी, वो मैटर है। व्हाट्सएप पर इस तरह की शिकायत मिलने पर पुलिस अब गंभीरता से कार्रवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टी लाइव न्यूज। तो फिलहाल इस बुलेटिन में नहीं, ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए टी लाइव न्यूज के साथ।